हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम लोग जो है वो एसएससी जीडी का क्वेश्चन पेपर जीके का एनालिसिस कर रहे हैं और 10 जनवरी से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है एसएससी जीडी का, तो 10 जनवरी का जो है जितना भी जीके का क्वेश्चन था ऑल शिफ्ट का, वो हम लोग पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। तो कृपया जो भी नहीं देखे हैं वो जा करके पीछे वाले वीडियो को पूरा देखें शुरू से लास्ट तक, और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है उससे रिलेटेड भी हम लोग करवा चुके हैं। और पूरा जो है वो डिस्कशन, फुल डिस्कशन के साथ जो है हम लोग क्वेश्चन को देखे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 11 जनवरी का, जो जितना क्वेश्चन पूछा गया है ऑल शिफ्ट 4 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। तो जितना क्वेश्चन पूछा गया है जीके का, जीके से रिलेटेड और करंट से रिलेटेड, तो आज हम लोग पूरा जो है क्वेश्चन इस देखेंगे इस वीडियो में। तो कृपया जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, गुजराती नववर्ष किस नाम से जाना जाता है। गुजराती नववर्ष जो है वो किस नाम से जाना जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका वेस्ट टू वर्ष के नाम से जाना जाता है। वेस्ट टू वर्ष के नाम से जाना जाता है। इसका फैक्ट है, वेस्ट टू वर गुजराती का नया साल कार्तिक के महीने के प्रतिपदा तिथि को दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। ठीक है, दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। राज्य उनके नववर्ष के नियम जो है देखते हैं, और जो भी रिलेटेड है नववर्ष से रिलेटेड जो भी जो है वो उससे और आगे देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे है बैसाखी, ये पंजाब का है, नववर्ष में मनाया जाता है बैसाखी पर्व। मैथिली नववर्ष जो है, मैथिली नववर्ष ये मैथिली नववर्ष जड़ शीतल बिहार और झारखंड में मनाया जाता है। महाराष्ट्र का नववर्ष जो है वो गुड्डी पड़वा है, ये नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गुड्डी पड़वा पर्व ये महाराष्ट्र का पर्व है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। चैत्र प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। और उगाड़ी जो है ये कर्नाटका में है, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। उगाड़ी जो है वो कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। नव वर्ष के उपलक्ष्य में ये सब मनाने जाने वाला ये सब जो है वो पर्व है। नवरोज इज़ द ईरानियन न्यू ईयर, ये जो है नवरोज उत्सव जो है वो ईरानी जो है ईरान में नववर्ष के उपलक्ष्य में नवरोज पर्व जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र पूछा गया था। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र सभी जानते हैं आप लोग, CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 होता है। चूना पत्थर भी बोलेगा फिर भी यही होता है। संगमरमर अगर बोलता है तो भी यही होता है, यानी कि जो है चूना पत्थर भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसीलिए फार्मूला जो हो जाएगा वो CaCO3 ही हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो है फार्मूला ऑफ लाइम वाटर, यानी कि चूने का पानी का अगर फार्मूला पूछता है तो चूने का पानी जो है, चूना तो एक तो रहेगा ही, तो चूना प्लस H2O रहेगा, तो H2O मिक्स हो जाएगा। पानी अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, CaOH के होल ट्वाइस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फिर यहाँ पे बोलता है बिना बुझा हुआ चूना, तो बिना बुझा हुआ चूना का फार्मूला हो जाएगा CaO, और इसमें अगर हम पानी मिला देते हैं H2O तो ये क्या बन जाता है, CaOH के होल ट्वाइस बन जाता है। तो ये हो जाएगा चूने का पानी हो जाएगा, यानी कि चूना में जो है क्या करते हैं पानी डाल देते हैं, तो ये फार्मूला बन जाता है CaOH के होल ट्वाइस। ये जिसका जो एग्जाम आने वाला है वो कृपया पूरा वीडियो जो अच्छे से 1-2 बार रिपीट कर लें, ताकि जो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे जो है वो बन जाए एग्जाम में। साधारण नमक अगर फार्मूला पूछता है तो ये हो जाएगा NaCl। बेकिंग सोडा का है NaHCO3 होता है फार्मूला, ये भी आप ध्यान रखिएगा, रासायनिक फार्मूला से क्वेश्चन आ रहा है। धोवन सोडा का फार्मूला पूछेगा तो ये हो जाएगा Na2CO3 10H2 हो जाएगा धोवन सोडा का। कास्टिक सोडा का पूछेगा, कास्टिक सोडा का फार्मूला हो जाएगा NaOH हो जाएगा। सुहागा का अगर पूछता है तो सुहागा का ये हो जाता है Na2B4O7 10H2 हो जाएगा। और फिटकिरी का पूछेगा तो ये हो जाएगा K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइस 24H2O होता है। तो एक बार जो आप लोग वो रासायनिक जो सूत्र है उसको एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 हुआ था वो कहाँ हुआ था, ये करंट से क्वेश्चन पूछा गया है आपको। ये जो इसका आंसर हो जाएगा कतर में, 5 स्टेडियम में 32 टीम ने भाग लिया था। ये कतर में हुआ था, 5 स्टेडियम में किया गया था, ये आयोजन किया गया था मैच को, और 32 टीम ने भाग लिया था। 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक ये मैच चला था।
और इसमें विजेता जो रहा था वो अर्जेंटीना रहा था, और उप विजेता रहा था फ्रांस, और थर्ड पे रहा था क्रोएशिया, और फोर्थ पे रहा था मोरक्को। ये जिसका एग्जाम है आने वाला है उसके लिए बहुत बहुत वीवीआई है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ दे कि इसका जो है विजेता कौन था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता था अर्जेंटीना, और उप विजेता था फ्रांस, और तीसरे नंबर पे क्रोएशिया आया था, और चौथे पे था मोरक्को। बस चौथा ही याद रखिएगा। और इसमें सर्वाधिक गोल अगर पूछेगा तो सर्वाधिक गोल जो है टॉप स्कोर वो है किलियन मबाप्पे जो है, मबाप्पे, ये जो है 8 गोल किए हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो फ्रांस के हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब और कितने सूत्री मांगों पर हुआ था। गांधी इरविन समझौता पूछा है कि गांधी इरविन समझौता कब और कितने सूत्रों मांगों पर हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी और इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता इसलिए बोला जाता है क्योंकि गांधी थे और लॉर्ड इरविन थे, तो दोनों को संयुक्त रूप से गांधी इरविन समझौता के रूप में जाना जाता है। इसमें जो है 11 सूत्री मांगों पर चर्चा किया गया था। इसमें जो है 11 सूत्री मांगों पर चर्चा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो है वो शिक्षा मंत्री जो है वो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है वो कौन है। शिक्षा मंत्री पूछा गया कि शिक्षा मंत्री जो है वो कौन है। तो शिक्षा मंत्री अभी कौन है, तो शिक्षा मंत्री अभी धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री। और जो है आप मिनिस्ट्री आप देख लीजिएगा, जो भी मंत्रालय है और जो भी जो है मंत्री है कैबिनेट मंत्री, वो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कैबिनेट मंत्री से भी क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहन बागान ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टेडियम से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग स्टेडियम भी देख लीजिएगा, और स्टेडियम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा आप लोग। मोहन बागान पूछा है कि मोहन बागान ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है। तो ये स्थित है कोलकाता में स्थित है मोहन बागान। मोहन बागान जो है फुटबॉल स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। मोहन बागान क्या है, तो फुटबॉल स्टेडियम है। और वहाँ पे मोहन बागान एथलीट क्लब, इसका जो है 1889 में इसका ये बना था, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल के जो है अभी मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी हैं, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है LA गणेशन है। नेक्स्ट हम आते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण से सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता जो है वो कौन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1992 में पद्म भूषण मिला था उनको, और 2003 में पद्म विभूषण से सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता जो है वो पाने वाले जो है ये अवार्ड सम्मान पाने वाले वो कौन है। तो ये हो जाएगा आंसर आपका सोनल मानसिंह है। ये भारतनाट्यम और ओडिसी के जो है वो नृत्यांगना है, ठीक है, सोनल मानसिंह। भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा जो है वो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है। मात्र 40 वर्ष के थे तभी इनको ये सम्मान प्राप्त हो चुका था, भारत रत्न। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन, विटामिन से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछा था। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थाइमिन। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। B1 का होता है थाइमिन। विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लाविन। विटामिन B3 का होता है नियासिन। विटामिन B5 का होता है पेंटोनिक एसिड होता है, और विटामिन B6 का होता है पाइरिडॉक्सिन। ये विटामिन का जो रासायनिक नाम है ये भी आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो विटामिन A का एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। विटामिन A का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन B1 का होता है थाइमिन। विटामिन B2 का हो जाएगा राइबोफ्लाविन। विटामिन B3 का हो जाएगा नियासिन, और विटामिन B5 का हो जाएगा पैंथोनिक एसिड, और विटामिन B6 का हो जाएगा पाइरिडॉक्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है विटामिन B7 का रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम हो जाएगा बायोटीन। विटामिन B9 का रासायनिक हो जाएगा फोलिक एसिड होता है। विटामिन B9 का फोलिक एसिड होता है। विटामिन B12 का होता है साइनोकोबाल्बिन होता है। विटामिन B12 का होता है साइनोकोबाल्बिन होता है। विटामिन C का पूछेगा तो स्कार्बिक एसिड होता है, सभी को पता होगा आपको। विटामिन D का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन E का रासायनिक नाम हो जाएगा टेकोफेरॉल। विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, और विटामिन K का रासायनिक नाम हो जाएगा विटामिन K का हो जाएगा साइनोकोबाल्बिन होता है,
नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्टूबर 2022 को मेघालय में के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो है वो किसे सौंपा गया है। अक्टूबर 2022 को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार जो है वो किसे ग्रहण किया है। तो बी.डी. मिश्रा जो है वो ग्रहण किया है। मेघालय का अतिरिक्त जो है वो राज्यपाल का उनका पद दिया गया है अतिरिक्त संभालने के लिए। इससे पहले सतपाल मलिक थे, मेघालय के जो राज्यपाल थे वो सतपाल मलिक थे। लेकिन 23 नवंबर 2022 को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद को जो है ये क्या हो गया, सी.वी. आनंद बोस, इनकी मृत्यु हो जाती है 23 नवंबर 2022 को। पश्चिम बंगाल के जो अभी वर्तमान में जो है वो राज्यपाल है पश्चिम बंगाल का L.A. गणेशन है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि श्री संत शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य से शैली के जनक थे। संत श्रीमंत शंकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य शैली के जनक है। तो वह है सतरिया। सतरिया जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है, शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य किसको कहते हैं, जिसका उल्लेख जो है शास्त्रों में होता है उसको हम लोग शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। और असम का सत्रिय नृत्य जो है वो क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसके जो है जनक माना जाता है संत श्रीमंत शंकर देव को माना जाता है। नेक्स्ट हम लगाते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार में मेगास्थनीज किसके राजदूत भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो था वो किसको राजदूत बना करके भेजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर को, सेल्यूकस प्रथम निकेटर को जो है यूनानी राजदूत बनाकर जो था वो भेजा था सेल्यूकस निकेटर को। जो मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर जो आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर के आया था मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया हमारे संविधान में जो है, हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये लिया गया था यूएसए के संविधान से। ये जो है महाभियोग की प्रक्रिया से जो है वो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। महाभियोग, इसकी चर्चा जो है, महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में किया गया है महाभियोग की चर्चा। और ये लिया कहाँ से गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। यूएसए के अभी प्रेजेंट में जो है वो राष्ट्रपति है जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन के विकास के लिए केंद्रीय योजना का नाम क्या है। मधुमक्खी पालन से रिलेटेड पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन के विकास के लिए केंद्रीय योजना का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन पोषण मिशन का संबंध जो है स्वीट रेगुलेशन क्रांति से है। स्वीट रेगुलेशन क्रांति से है, ये जो है क्रांति से संबंधित है। नेशनल बीकीपिंग एंड हनी मिशन से NBHM जो है ये योजना से संबंधित है। मधुमक्खी पालन विकास जो है NBHM शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन है। ये आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है। क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो किस केंद्र शासित प्रदेश का है। तो ये हो जाएगा आंसर पुडुचेरी है। ये केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा है तो पुडुचेरी हो जाएगा। तो कितना है लिंगानुपात, तो लिंगानुपात है 1037। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाओं की संख्या है। तो पुडुचेरी में 1000 पुरुष पे 1037 महिला है, यानी कि यहाँ पे महिला की संख्या जो है वो ज़्यादा है। इस तरह से हम लोग लिंगानुपात निकालते हैं। 2011 के जनगणना के सर्वाधिक लिंगानुपात केरला का था। केरल राज्य का था कितना, 284 था। 284 सर्वाधिक लिंगानुपात था केरल का। और भारत का लिंगानुपात पूछेगा तो 943 हो जाएगा। भारत का लिंगानुपात 943 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है। तो संविधान का अंतिम अनुच्छेद सबको पता है, 395 अंतिम अनुच्छेद है। 395 अंतिम अनुच्छेद है, लेकिन इसका पार्ट जो है 395 जैसे मान लेते हैं कि ABCD करके जो पार्ट में बांटा गया है बीच में, तो इससे हम लोग टोटल अगर काउंट करते हैं तो पार्ट को भी, तो ये हो जाएगा 470 टोटल अनुच्छेद हो जाएगा, 25 भाग हो जाएगा और 12 अनुसूचियाँ हो जाएगी। लेकिन संविधान जब प्रारंभ हुआ था, संविधान जब लागू किया गया था पूरे देश में, उस समय जो था 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद था और 8 ही अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी, तो मात्र 8 अनुसूची थी। अभी प्रेजेंट में कितना है, तो 12 है और भाग जो है वो 25 हो गया है और अनुच्छेद 470 हो गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था पंचवर्षीय योजना से, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आ रहा है, ये आप लोग देख लीजिएगा।
तो यह शुरुआत हुआ था 1951 से। पहला था 51 से 56 तक पहला पंचवर्षीय योजना चला था, और दूसरा था 56 से 61, और तीसरा था 61 से 66, और उसके बाद योजना अवकाश आ गया था, हॉलीडे यानी कि प्लान हॉलीडे आ गया था। योजना अवकाश 66 से 69 तक जो था वो योजना अवकाश रहा था, 3 साल तक कुछ नहीं हुआ था। तो पहला स्टार्ट पूछ रहा था कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो ये शुरुआत हुआ था 1951 से यह स्टार्ट होता है, और 51 से 56 तक जो है वो पहला पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहता है, 51 से 56 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है। चीनी उद्योग जो है उसमें कच्चा माल किससे प्राप्त होता है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी आशा करते हो कि सभी बना के आए होंगे जिसका एग्जाम होगा। तो ये गन्ना जो है वो कच्चा माल के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं चीनी उद्योग में। चीनी उद्योग के लिए जो है कच्चा माल जो है उसमें किसका प्रयोग होता है, तो गन्ना का प्रयोग होता है, क्योंकि गन्ना का जूस से ही चीनी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। विरासत अधिकार का परिणाम भूमि के विभाजन से है, यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्षोभमंडल की हवा में 20,000 किलोमीटर से 50,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 50,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दियों में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, उसको क्या कहते हैं, तो जेट स्ट्रीम है, उसका क्या कहते हैं, तो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सरकार की राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय किस बजट में शामिल होता है। क्वेश्चन है कि सरकार की राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय किस बजट में शामिल होता है, तो ये होता है राजस्व बजट में शामिल होता है। ये कौन सा बजट में शामिल होता है, तो राजस्व बजट में शामिल होता है। एक कुछ फैक्ट दिया गया है कि कुछ शून्य आधारित बजट, यह बजट गत वर्षों में आंकड़ों को आधार पर न मानकर शून्य को आधार मानते हुए तब अपनाया जाता है जब आम बजट घाटे में चलने लगता है। जब आम बजट घाटे में चलने लगता है तब हम लोग शून्य बजट को अपनाते हैं। इस आंकड़े को न मान करके हम लोग शून्य को है आधार मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 क्वेश्चन स्टेडियम से आ गया है अभी तक। इसके पहले पूछा था कि मोहन बागान स्टेडियम जो था ये पूछा गया था, जो किससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम पूछा गया है। तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है वो कहाँ है, तो बेंगलुरु में स्थित है। ये एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में स्थित है। जो भी रिलेटेड है स्टेडियम से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे हम लोग देख लेते हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसका पुराना नाम था मोटेरा स्टेडियम, ठीक है। तो अभी इसका नया नाम जो हो गया है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। ये कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद में स्थित है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, कौन, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो क्रिकेट का स्टेडियम है। जो किसका स्टेडियम है, तो क्रिकेट का स्टेडियम है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है। साल्ट लेक का स्टेडियम पूछेगा तो साल्ट लेक का स्टेडियम कोलकाता में हो जाएगा। ईडन गार्डन पूछेगा तो ये भी कोलकाता में हो जाएगा, जो क्रिकेट से है। ईडन गार्डन कोलकाता में हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन। देखिए ये जो है क्वेश्चन पूछा है कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है, यानी कि स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आ रहा है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा है कि लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है, तो यह संबंधित है बैडमिंटन से। बैडमिंटन प्लेयर है ये, कौन सा, लक्ष्य सेन जो है वो बैडमिंटन प्लेयर है। जो अभी जो है ये लोग थॉमस कप जीते हैं, जो इंडोनेशिया को हरा करके 3-0 से थॉमस कप जीत लिया है। पहली बार जो है इंडिया जीता है, इसके बाद जो है 14 बार विजेता रहा है इंडोनेशिया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 243 का सी जो है वो किससे संबंधित है, यानी कि पंचायती राज्य से भी संबंधित जो है आर्टिकल से भी क्वेश्चन वो आ रहे हैं। क्वेश्चन पूछा है कि अनुच्छेद 243 का सी जो है वो किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है पंचायतों की संरचना से संबंधित है। 243 का ABCDE जितना भी दिया गया है वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे है, इसका आंसर हो जाएगा पंचायत की संरचना। अनुच्छेद 243 के डी में कहता है कि प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 243 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी आर्टिकल है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है जिसका आने वाला एग्जाम है उसको हो सकता है क्वेश्चन रिपीट कर ले, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो यह हो जाएगा 2.4% है। और विश्व में कितना है, तो विश्व में 7वां रैंक है। विश्व में 7वां रैंक है,
क्या चीज़ में, तो ये जो है भौगोलिक क्षेत्रफल में है 7वां रैंक। लेकिन अगर पूछेगा पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या में आपका हो जाएगा, जनसंख्या में है सेकेंड नंबर पे। फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे है चाइना, फर्स्ट पे चाइना है, और सेकंड पे अपना इंडिया, सेकंड पे कौन है, तो अपना इंडिया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जल जीवन मिशन जो है वो किस वर्ष शुरू किया गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है 15 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी के द्वारा यह शुरू किया गया है। 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया, किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह शुरू किया गया है। और जल जीवन मिशन का लक्ष्य है 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को, व्यक्ति को प्रति जो है वो पानी, शुद्ध पानी जो है वो पहुँचाया जा सके। ठीक है, आप आपूर्ति घरों सुनिश्चित, नल जल आपूर्ति, हर घर जल सुनिश्चित करना है। इसका लक्ष्य है 2024 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी को पहुंचाना है नल के द्वारा। ये मिशन स्टार्ट किया गया था 15 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संवैधानिक में मौलिक अधिकार कौन से भाग में है। संविधान में मौलिक अधिकार जो है वो कौन से भाग में है, ये पूछा गया था। तो ये भाग नंबर हो जाएगा 3, तीसरा भाग में जो है मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। और अगर अनुच्छेद की बात करेगा तो 12 से 35 तक जो है इसका जो है चर्चा किया गया है मौलिक अधिकार का। भाग फर्स्ट में कहा गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र होगा, 1 से 4 तक अनुच्छेद है। भाग 2 में उसका नागरिकता की बात किया गया है भाग 2 में, और भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत की बात कहा गया है। नेक्स्ट हम लगाते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉर्ड डलहौजी जो है द्वारा राज्य हड़प नीति के तहत झांसी को कब विलय किया गया था। देखिए, राज्य हड़प नीति जो है वो कौन लाया था, इसको हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, व्यक्तिगत का सिद्धांत भी कहते हैं। ये लाया था किसके द्वारा, तो ये लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। और इसमें क्वेश्चन पूछा है कि झांसी को कब विलय किया गया था। झांसी को जो है वो विलय किया गया था 1853 में, ये क्वेश्चन पूछा था। इसका आंसर हो जाएगा 1853 में झांसी को विलय किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हम लोग देख लेते हैं सतारा को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के हिसाब से राज्य हड़प नीति किसको किसको कब विलय किया गया था। सतारा को विलय किया गया था 1848 में, सतारा को। फिर जैतपुर और संबलपुर को 1849 में विलय किया गया था। उसके बाद बघाट को 1850 में विलय कर लिया गया था। उसके बाद उदयपुर को जो है वो 1852 में जो था वो विलय कर लिया गया था। और क्वेश्चन पूछा था झांसी, तो झांसी को 1853 में जो था वो विलय कर लिया गया था राज्य हड़प नीति के तहत। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग जो भी है इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कनौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। क्वेश्चन है कि कनौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे वो कौन थे, ये क्वेश्चन था। तो ये हो जाएंगे वानभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जो संस्कृत में रचित, उनकी जीवनी हर्षचरित है। उनकी जीवनी क्या है, तो हर्षचरित है। ठीक है, हर्षवर्धन के जो संस्कृत में रचित जीवनी है उनका हर्षचरित है। और हर्षचरित के लेखक कौन है, वानभट्ट है। इनके राज्य दरबारी कवि थे वानभट्ट। चीनी यात्री हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। चीनी यात्री हेनसांग जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। और इब्न बतूता शासनकाल में भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कब आया था, तो 1333 में ये आया था। कब आया था, 1333 में इब्न बतूता आया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और इसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसको विद्वान, इसको यह बहुत अच्छा पढ़ा लिखा था, तो इसको देख करके इसको है न्यायाधीश बना दिया गया था इसको। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गोबर किस प्रकार की खाद है। गोबर जो है वो किस प्रकार की खाद है, ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगा जैविक, ये हो जाएगा आपका जैविक खाद, यानी कि ऑर्गेनिक खाद भी हम लोग कहते हैं जिसको, वो हो जाएगा जैविक खाद। गोबर जो है किस प्रकार की खाद है, ये क्वेश्चन था। ये हो जाएगा जैविक खाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन सा उद्योग विकसित था। क्वेश्चन पूछा था कि स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन सा उद्योग जो था वो विकसित था। तो यह हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग, जूट कपड़ा उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, और चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग। इसमें से कोई एक ऑप्शन दिया होगा आपका वो राइट हो जाएगा। इसमें जो भी एक ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा आपका। जो भी बनाए होंगे सही बनाए होंगे, आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कहता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। यह क्वेश्चन करेंट से पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो कौन है। तो हो जाएगा अध्यक्ष है अभी चंद्रदास महंत जो है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के क्या है, तो अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ से ही कि छत्तीसगढ़ के
खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में विजेता प्रत्याशी पूछा गया है। पूछा गया कि छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव में विजेता प्रत्याशी जो है वो कौन थे, तो हो जाए कांग्रेस के यशोदा वर्मा जो है यह विजेता रहे थे छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा से। विजेता है कांग्रेस के यशोदा वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2022 को केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का नया महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया है। ये करंट से क्वेश्चन है कि जून 2022 को केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का नया महानिदेशक नियुक्त किया है, तो नियुक्त किया दिनकर गुप्ता को। दिनकर गुप्ता को जो है वो नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के नया महानिदेशक दिनकर गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर का जोड़ती कौन जोड़ता है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ता है, तो यह जोड़ता है पनामा नहर। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है पनामा नहर। ये भी जो आप लोग जल संधि भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पनामा सेंट्रल अमेरिका देश में, पनामा जो है कहाँ है, तो ये अमेरिका देश में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एगेंस्ट रेसिपेंट ऑफ पद्म भूषण इज 1992 पद्म विभूषण इज 23, यानी कि 1992 में पद्म विभूषण और 2003 में पद्म विभूषण 1992 में पद्म भूषण दिया गया था और 2003 में पद्म विभूषण सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता थे। ये पहले क्वेश्चन हो चुका है, ये रिपीट हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो ये हो जाएगा सोनल मान सिंह जो है यह है सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता है पद्म भूषण और पद्म विभूषण जो है इनका नाम है सोनल मान सिंह। यह है भारतनाट्यम ओडिसी का जो है क्या है, तो यह है नृत्यांगना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बुलीमा रोग जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है। बुलीमा रोग जो है वो किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा ईटिंग डिसऑर्डर है। ये खान पान से होता है, ईटिंग डिसऑर्डर है। खान पान का एक गंभीर विकार जिसके कारण अत्यधिक भोजन करना पड़ता है। इसके कारण क्या होता है कि अत्यधिक भोजन जो है ये बीमारी जिसको होगा वो क्या होगा, अत्यधिक भोजन करेगा। उत्तर भारत में भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा किस रूप में मनाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सिरके में जो है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में सब जानते हैं एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। टमाटर में अगर पूछेगा तो ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। पालक में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, पालक में भी क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। इमली की अगर बात करेगा तो इमली में हो जाएगा टार्टरिक एसिड यानी कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और ऑरेंज में जो है ऑरेंज नींबू में क्या पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है ऑरेंज और नींबू में। एप्पल में पाया जाता है मौलिक अम्ल, एप्पल में जो है वो क्या एप्पल में जो है वो मौलिक एसिड पाया जाता है यानी कि मौलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के बैंकिंग सेवा की स्थापना किसने की थी। बांग्लादेश में बैंकिंग सेवा की स्थापना किसने की थी, तो ये किए थे शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस जो थे, ये किए थे बैंकिंग सेवा क्षेत्र की जो है वो स्थापना किए थे। कौन, तो ये शांति के नोबेल विजेता है, शांति के क्षेत्र में नोबेल विजेता है मोहम्मद यूनुस जो थे, ये किए थे। ग्रामीण बैंक की स्थापना माइक्रो क्रेडिट माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा के आगे बढ़ाने के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। ग्रामीण बैंक की स्थापना और माइक्रो क्रेडिट माइक्रो फाइनेंस की अवधारणाओं को आगे बढ़ाने के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। किनको, तो मोहम्मद यूनुस को सम्मानित किया गया था। वह एक बांग्लादेशी सामाजिक उद्यमी बैंकर और अर्थशास्त्री नागरिक है, सामाजिक करता है कौन, तो मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सुंग वंश की स्थापना किसने किया था। सुंग वंश की स्थापना जो था वो किसने की थी, तो ये किए थे पुष्यमित्र सुंग जो थे, ये सुंग वंश की स्थापना किए थे। ये कब 185 से 149 BC में। सुंग साम्राज्य के संस्थापक प्रथम शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट है हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वह थे बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक थे। राजधानी थी इनका राजगीर। उसके बाद है शिशुनाग वंश की स्थापना जो था कौन किए थे, तो ये कहते हैं शिशुनाग ही किए थे। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग। नंद वंश की स्थापना किए थे महापद्मनंद, नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद। और मौर्य वंश की स्थापना अगर पूछता है तो चंद्रगुप्त मौर्य किए थे, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। तो इससे रिलेटेड जो है हम लोग आपको फैक्ट भी बता दिए हैं, तो कृपया जो है जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है
कि विटामिन सी क्या है। विटामिन सी जो है वो क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा होगा, ठीक है, या विटामिन सी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग देख लीजिएगा जिनको पूछा होगा। विटामिन सी जो है क्या है, तो एक है एंटीऑक्सीडेंट है। अगर ये ही सेम टू सेम क्वेश्चन होगा, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी क्या है, तो एक एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, करंट से ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, का कार्यकारी निदेशक कौन भारतीय को बनाया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में आईएमएफ कार्यकारी निदेशक कौन भारतीय है, तो यह हो जाएगा आपके पूरे मुख्य अर्थशास्त्री जो है वो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो थे, इनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। किनको, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को बनाया गया है। अगस्त 2022 में जो है इनको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बिना प्रकृति के दोहन के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है। बिना प्रकृति के दोहन के ऊर्जा का मुख्य स्रोत पूछा गया था, तो ये हो जाएगा आपका सौर, पवन, सागर, पनबिजली, बायोमास, ये सब हो जाएगा। बिना प्रकृति के दोहन यानी कि बिना प्रकृति के नुकसान पहुंचाए हुए हम लोग ये सब से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। इससे जो है कोई भी जो है पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचता है। सौर ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, सागर से, पनबिजली से और बायोमास से। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब हुआ था। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ जो था वो कब हुआ था और कहाँ से हुआ था, तो ये हुआ था 1930 हैमिल्टन कनाडा से किया गया था। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ जो था 1930 में किया गया था। कहाँ से किया गया था, तो हैमिल्टन कनाडा से किया गया था। और सबसे ज़्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करने वाला देश जो है वो कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। यह भी आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करने वाला देश कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। 1938 में, 1962 में, 1982 में, 2006 में और 2018 में, यानी कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करने वाला देश कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के अगर प्रधानमंत्री पूछेगा तो यह हो जाएगा एंथोनी अल्बनीज हो जाएगा। और भारत जो है 2010 में दिल्ली में आयोजन किया गया था राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2010 में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में गिरधा डांस कब किया जाता है। मध्य प्रदेश का जो गिरधा डांस है वो कब किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो ये जो है ये गिरधा डांस जो है किया जाता है रबी की फसल की जब कटाई होती है उसके बाद विंटर सीजन आता है तब ये जो है डांस किया जाता है। कौन सा, तो ये हो जाएगा गिरधा डांस जो है ये मध्य प्रदेश का डांस है। और ये कब किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये रबी की फसल जब कटती है तब इसके बाद विंटर का सीजन जब आता है उस समय जो है ये किया जाता है डांस। जब रबी की फसल तैयार हो जाती है तो ग्रामीण इकट्ठा होते हैं और अपनी मेहनत का जश्न मनाते हैं और गिरिडा नृत्य करते हैं। इस समय जो है गिरिडा नृत्य करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि त्रिचुर पूरम जो है वो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फेस्टिवल से भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग फेस्टिवल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिएगा एक बार कि त्रिचुर पूरम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है केरल में मनाया जाता है। हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, क्या है, तो केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है और हिंदुओं का यह प्रमुख त्यौहार है त्रिचुर पूरम त्यौहार। और यह थिक्कुनारा मैदान के पर्वत पर स्थित वड़कुड़नाथ मंदिर पे मनाया जाता है। ठीक है, थेक्यूनाडु मैदान पर्वत पर स्थित वड़कुनाथन मंदिर पे जो है ये मनाया जाता है त्यौहार। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन कि शतरंज में पंक्तियों को क्या कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि शतरंज में पंक्तियों को क्या कहते हैं। तो शतरंज 64 वर्गों का एक बोर्ड होता है। शतरंज में जो है वो 64 वर्गों का एक बोर्ड होता है उसमें जो बॉक्स टाइप बनाया हुआ रहता है वो 64 होता है। ये भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप लोग देख लीजिएगा नेक्स्ट आने वाले जो भी जिसका एग्जाम है। और जो 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में डिवाइड रहता है, जो 8 जो है ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में डिवाइड रहता है। यही क्वेश्चन पूछा था कि कितने पंक्ति होते हैं, तो 8 ऊर्ध्वाधर पंक्ति होते हैं और व्यवस्थित होते हैं जिसे फाइल कहा जाता है। और 8 क्षैतिज पंक्ति होते हैं जिसको रैंक कहा जाता है। 8 ऊर्ध्वाधर पंक्ति होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। और 8 क्षैतिज जो है पंक्तियाँ होती हैं जिसको हम लोग रैंक कहते हैं। ये भी आप जो है वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1857 में पहला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 में पहला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था। तो ये खोला गया था कोलकाता में।
बॉम्बे मद्रास में खोला गया था, कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में खोला गया था। 1857 में एक एक विश्वविद्यालय खोला गया था, कोलकाता में, बॉम्बे में और मद्रास में। 1857 की अगर बात कर रहा है तो 1857 में जो है 1857 की क्रांति भी हुआ था, जो मेरठ की जो स्वतंत्रता का पहला क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, जो 10 मई 1857 को प्रारंभ हुआ था मेरठ से। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं। ये क्वेश्चन पूछा है कि मौलिक कर्तव्य जो है वो कितने हैं। तो क्वेश्चन हो जाएगा मौलिक कर्तव्य जो है वो कितने हैं, तो कुल मौलिक कर्तव्य कितना है, तो 11 है। और इसको जो है वो जोड़ा गया था भाग 4 में, और अनुच्छेद 51 के क में जो है इसको रखा गया है मौलिक कर्तव्य को। और ये जोड़ा गया था कब, तो ये जोड़ा गया था संविधान के 42वां संशोधन 1976 में जो है ये मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है ये मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और अगर कौन सी समिति के तहत जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत जो है ये जोड़ा गया था। और आर्टिकल की अगर बात करेगा या भाग की बात करता है तो भाग जो हो जाएगा 4 के क में, और अनुच्छेद हो जाएगा 51 के क में। कुल जो है वो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है, तो 11 है। ये भी आप लोग जो है वो देख लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन जो है वीडियो के 1-2 बार रिपीट करके भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 अक्टूबर 2022 को, यहाँ पे 22 छूट गया है, 3 अक्टूबर 2022 को जम्मू कश्मीर में अपने 3 दिवसीय यात्रा किसने किया था। 3 अक्टूबर 2022 को अपने जम्मू कश्मीर क्वेश्चन था कि 3 अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिवसीय यात्रा किसने किया था, तो ये किया था केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो थे, ये किए थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये जो है ये सहकारिता मंत्री भी है, यह भी आपको ध्यान रखना, सहकारिता मंत्री भी इन्हीं को दिया गया है। किनको, तो अमित शाह को ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानसून से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में आने वाली आंधी तूफान को क्या कहते हैं। मानसून से ठीक पहले आने वाले आंधी तूफान जो है उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं काल बैसाखी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन में, सॉरी ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मानसून से ठीक पहले जो है वो पश्चिम बंगाल में आने वाले आंधी तूफान को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण एशियाई खेल परिषद यानी कि सैक्स का गठन जो है वो कब हुआ था, तो ये हुआ था गठन 1983 में इसका गठन किया गया था। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1983 में किया गया था गठन। दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद इसका जो है स्थापना होता है 1983 में। कब होता है, 1983 में होता है। और इसमें कितने सदस्य हैं, तो 7 सदस्य देश शामिल हैं। कौन कौन है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है। 7 देश जो है ये शामिल है दक्षिण एशियाई खेल परिषद में, 7 जो है वो देश शामिल है। 2024 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, होगा 2024 में जो कहाँ होगा तो हो जाएगा लाहौर पाकिस्तान में होगा। और 2019 में जो हुआ था वो हुआ था काठमांडू, पोखरण और जनकपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, नेपाल में, नेपाल के काठमांडू, पोखरण और जनकपुर में हुआ था 2019 में। और 2024 में जो होगा दक्षिण एशियाई खेल वो भी आपको याद रखना है, 2024 में लाहौर पाकिस्तान में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्र सरकार के उपभोक्ता संरक्षण जो है अधिकार अधिनियम जो है वो किस क्षेत्र में, नियम को 2021 में उपभोक्ता शिकायतों को देखने के लिए संशोधित आर्थिक क्षेत्र है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा जिला आयोग के लिए 50 लाख रुपए जो है वो दिया जाएगा, राज्य आयोग के लिए 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक दिया जाएगा, और राष्ट्रीय आयोग के लिए 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में किस उम्र से कम व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में किस उम्र से कम व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाएगा, तो 14 उम्र से जिसका कम है उसको हम लोग श्रमिक के श्रेणी में नहीं रखते हैं। ये जो है ये नहीं माना जाता है श्रमिक, 14 वर्ष के जो भी कम रहते हैं उसको श्रमिक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। बाल श्रम निषेध अधिनियम जो है अधिनियम कब आया था, 1986 में लाया गया था, जो 18 व्यवसाय और 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कि जो है वो 14 वर्ष से जो भी कम रहेंगे उनको कारखानों में या कोई भी जो है कंपनी में काम नहीं करने दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। अभी बताए थे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसी के तहत जो है वो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा, इसी के तहत वो क्या जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अभी बताए थे मौलिक कर्तव्य को कौन सी समिति के द्वारा जोड़ा गया था, तो यह गया था स्वर्ण सिंह समिति के तहत जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के तहत जो था वो जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। और ये रखा गया है 51 के ए में, मौलिक कर्तव्य के 51 के क में बोल सकते हैं, और भाग 4 के क में रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा गया है कि लद्दाख का लोक नृत्य कौन सा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि लद्दाख का लोक नृत्य जो है वो कौन सा है। लोक नृत्य किसको कहते हैं, जो लोगों के द्वारा किया जाता है, और शास्त्रीय नृत्य उसे कहते हैं जो जिसका उल्लेख शास्त्रों में होता है और लोगों के द्वारा किया जाता है, उसको हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। और लोक नृत्य कहते हैं जिसका उल्लेख जो है वो लोगों के द्वारा नृत्य किया जाता है, उसको हम लोग लोक नृत्य कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अस्पाव डांस, शो डांस और दुर्गा, ये जो है डोगा राजसी डांस जो है ये हो जाएगा। लद्दाख में त्यौहार जो है हेमिस फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल, सिंधु दर्शन और फ्यांग टेडू फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है। दमोज फेस्टिवल, शकदवा फेस्टिवल, टकटोवा फेस्टिवल, मोथा नारंगा फेस्टिवल, ये सब जो है जम्मू कश्मीर के ये सब जो है फेस्टिवल भी मनाया जाता है। और जम्मू कश्मीर के प्रमुख नृत्य हैं, ठीक है, धूमल डांस है और रऊफ डांस है, ठीक है, धूमल डांस और रऊफ डांस है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2018 एशियन गेम्स कहाँ पर हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2018 में एशियन गेम्स जो था वो कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था जकार्ता, ठीक है। जकार्ता कहाँ है, तो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी थी जकार्ता, लेकिन इसका राजधानी अब चेंज हो गया है। राजधानी कहाँ हो गया है, नुसंतारा कर दिया गया है। और ये जो है 2018 का एशियन गेम जो था वो कहाँ हुआ था, तो इंडोनेशिया में किया गया था। और 2022 में चीन हांगहो चीन में आयोजन किया गया था 2022 में। और 2026 में पूछेगा तो ये हो जाएगा आईची एंड नगोआ जापान में किया जाएगा। आईची और नगोआ जापान में 2026 में। और 2022 में पूछेगा तो 2022 में हो जाएगा आपका हांगहो चीन में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2018 एशिया कप विजेता ओडीआई क्रिकेट कब था। 2018 एशिया कप के विजेता का ओडीआई क्रिकेट कप जो था, क्रिकेट में कौन विजेता रहा था, तो यह विजेता रहा था भारत और उप विजेता रहा था बांग्लादेश। ये हुआ कहाँ था, तो यह हुआ था आपका यूएई में आयोजित किया गया था। इसका प्रथम कप जो था 1984 में आयोजन किया गया था। यह जो है 2018 के एशिया कप जो था वो जीता था भारत, उपविजेता रहा था बांग्लादेश। और ये जो है इसका आयोजन किया गया था यूएई में जो था इसका आयोजन किया गया था। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि 2022 में विजेता जो है एशिया कप का वो श्रीलंका रहा है और उप विजेता रहा है पाकिस्तान T20 फॉर्मेट में। ओडीआई फॉर्मेट में नहीं, T20 फॉर्मेट में यह विजेता रहा था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का शासन कहाँ पर हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका एग्जाम में, एसएससी जीडी का जो 11 जनवरी का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मौर्य साम्राज्य का शासन कहाँ पर हुआ था। तो यह हुआ था मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान में हुआ था। वर्तमान में जो कहाँ है, बिहार और बंगाल क्षेत्र में है। इसका शासन यहीं पे था। वर्तमान में जो है वो वर्तमान में बिहार और बंगाल का क्षेत्र है, उसी को पहले हम लोग मगध के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र थी। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था 322 से 298 ईसा पूर्व तक रहा था। उसके बाद बिंदुसार का शासन था 298 से 272 ईसा पूर्व, ठीक है। उसके बाद अशोक का शासनकाल था 268 से उसके बाद शासनकाल उसका रहा था, उसका अशोक का शासनकाल रहा था 268 से 232 तक शासनकाल रहा था। देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खिलाफत आंदोलन समिति का गठन कब किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि खिलाफत आंदोलन समिति का गठन कब किया गया था। तो यह किया गया था खिलाफत आंदोलन समिति का गठन 1919 जनवरी 2021 में किया गया था। 1919 मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक जो था यह किया गया था। मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था, तो मार्च 1919 में जो था यह गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अगला क्वेश्चन पूछा है कि गोफ नृत्य कहाँ पर प्रचलित है। गोफ नृत्य जो है वह कहाँ पर प्रचलित है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह प्रचलित है गोफ नृत्य गोवा में जो है, ग से गोवा और ग से गोफ नृत्य जो है ये आप लोग याद रख लीजिएगा, यह ठीक हो जाएगा। ग से गोवा और ग से गोफ नृत्य जो है यह प्रचलित है गोवा में। और गोवा के जो है मुख्यमंत्री यहाँ भी प्रमोद सावंत, और गोवा के राज्यपाल पूछेगा तो श्रीधरन पिल्लई है। फाल्गु माह में सिगमी उत्सव के दौरान गोवा में गोल्फ नृत्य जो है वो किया जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में
वो पूछा गया था कि 1971 में कौन सी योजना जो है वो लाया गया था। तो 1971 में योजना लाया गया था फैमिली पेंशन स्कीम योजना। फैमिली पेंशन स्कीम योजना जो था वो लाया गया था, फैमिली पेंशन स्कीम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हरित क्रांति की अवधि क्या थी। हरित क्रांति का जो अवधि जो था वो क्या था, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो हरित क्रांति की अवधि था 1967 से 68, 1978 से 77 से 78, दो अवधि था। पहला अवधि था 1967 से 68 और दूसरा था 1977 से 78। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, हरित क्रांति का हरित क्रांति का शुरुआत अगर बोलेगा तो 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें विश्व में जनक इनको जाना जाता है। विश्व का जनक जो है, विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। और 1970 में नॉर्मन बोरलॉग ने उच्च उपज देने वाली किस्म जो है वो विकसित करने में सफलता पारित किया था, सफलता जो है प्राप्त किया था। और इनको जो है वो शांति का पुरस्कार भी, शांति का नोबेल शांति पुरस्कार भी इनको दिया गया था। और अगर जो है इसका भारत में पूछेगा तो भारत में जो है वो वर्गीस कुरियन को जाता है। किसको जाता है? तो वर्गीस कुरियन, सॉरी, जो वर्गीस कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक है। लेकिन जो है हरित क्रांति का अगर पूछेगा भारत में तो ये हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति के जनक है, एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए। यह क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या है। तो योग्यता क्या होनी चाहिए? तो अनुच्छेद 58 में जो है वो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य होगा। ठीक है, अनुच्छेद 58 के तहत इसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए? तो ये जो है कम से कम भारत का वह नागरिक होना चाहिए, पहला ये कंडीशन है। दूसरा है कम से कम उसका उम्र जो है वो 35 साल होना चाहिए। और तीसरा है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्य होना चाहिए। ये जो भी है योग्य होना चाहिए। और चौथा जो दिया गया है वह है कि सरकार के अधीन किसी लाभ पद पे वो नहीं होना चाहिए, लाभ पद पे नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में 2018 से 19 में कितना इस्पात उत्पादन हुआ था। यह क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में 2018 से 19 में कितना इस्पात उत्पादन हुआ था। तो ये हुआ था, देश में कच्चे इस्पात की क्षमता जो है 2018 से 19 में 142.236 मिलियन टन जो है, जबकि कच्चे माल का उत्पादन जो था 110.921 मिलियन टन हुआ था। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि भारत में 2018 से 19 में कितना इस्पात उत्पादन हुआ था। तो देश में कच्चे माल इस्पात के रूप में अगर पूछेगा तो 2018 से 19 में 142.236 मिलियन टन, जबकि इस कच्चे इस्पात का उत्पादन जो था वो हुआ था 110.921 मिलियन टन इसका उत्पादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त सारणी में परमाणु का क्रमांक 33 पे कौन सा है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 33 पर कौन सा तत्व है। तो ये हो जाएगा आपका आर्सेनिक। परमाणु जो है आर्सेनिक जो है ये हो जाएगा 33। आर्सेनिक का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, तो 33 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अगला क्वेश्चन वो पूछा गया है कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, अभी ये करंट का क्वेश्चन है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो है वो कौन है। तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष हो जाएगा श्री सुमन बेरी जो है वो करंट में जो है क्या है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष है। और अगर पूछेगा अध्यक्ष पूछेगा तो कौन हो जाएगा, नरेंद्र मोदी, यानी कि जो प्रधानमंत्री रहते हैं प्रेजेंट में वही जो है इसका अध्यक्ष होते हैं। और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। और इसका सीईओ जो है वो कौन है, तो परमेश्वरन अय्यर है इनका सीईओ। और इसको जो है नीति आयोग जो पहले इसको योजना आयोग का जो है वो परिवर्तित करके नीति आयोग किया गया था। कब, तो 1 जनवरी 2015 को जो है किया गया था। किनके द्वारा, तो ये किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा चेंज कर दिया गया था। और नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है कि आरबीसी को शेप कैसी होती है। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीसी का शेप जो होता है वो कैसा होता है। तो मानव में लाल रक्त कोशिका का जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो ये होता है उभयोत्तल होता है। कैसा होता है, तो उत्तल होता है या उभयोत्तल भी इसको हम कह सकते हैं। बाइकॉनकेव डिस्क होता है। ठीक है, बाइकॉनकेव डिस्क यानी कि उभयोत्तल होता है। कैसा होता है, उभयोत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जनगणना कौन कराता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इससे रिलेटेड और जो भी क्वेश्चन होगा, जनगणना जो है वो कौन कराता है। तो जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन जो है ये कार्य करता है। और जो है
उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। इन्हीं के द्वारा जो है वो किया जाता है। और जनगणना का कार्य जनगणना अवधि 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है? तो जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना संघ सूची का विषय है। अब जनगणना जो है वो पूछेगा कि कौन सा सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है जनगणना। अनुच्छेद कितने के तहत? तो अनुच्छेद 246 के तहत जो है ये जो है संघ सूची का विषय है। अगर पूछेगा कि जनगणना किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो यह आता है 246 आर्टिकल के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको 6 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए यस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत कुमार। यह करंट से क्वेश्चन पूछा गया था आपको। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किसको 6 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए यस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया करने की मंजूरी दे दी है? तो दे दिया है प्रशांत कुमार को। इस तरह जो है हम लोग 11 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी का जितना जीके से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था वो हम लोग इस वीडियो में जो है वो पूरा कवर कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।